किसी भी स्कूल की ना दो तस्वीरें सोचिए। पहली एक सरकारी स्कूल की जहां बच्चे शायद बरामदे में जमीन पर बैठे हैं क्योंकि क्लासरूम की छत से पानी टपक रहा है। और दूसरी तस्वीर एक ऐसे स्कूल की जहां बच्चे खेलते खेलते सीढ़ियों पर बने पहाड़े याद कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि सोच का है। और यही सोच आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हम अक्सर शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करते हुए शिक्षकों, किताबों और सिलेबस में ही उलझे रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उस मंच को ही भूल जाते हैं जिस पर यह सारा नाटक खेला जा रहा है। मतलब स्कूल की इमारत, उसकी चार दीवारें और उसमें मौजूद सामान। हाँ, और आज हम इसी सोच की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो स्कूलों में मौजूद भौतिक संसाधनों यानी फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में विस्तार से बताते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक बेजान इमारत को एक जिंदा सिखाने वाले क्लासरूम में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम कहते हैं भौतिक संसाधन तो हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग और बेंच तक सीमित नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। असल में संसाधन तीन तरह के होते हैं: भौतिक, मानवीय यानी इंसान, और वित्तीय मतलब पैसा। हाँ, और वित्तीय। लेकिन आज हमारा ध्यान सिर्फ भौतिक संसाधनों पर है, यानी वो हर चीज जिसे आप देख और छू सकते हैं। स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम का फर्नीचर, लाइब्रेरी की किताबें, लैब के उपकरण, खेल का सामान। और दस्तावेजों के हिसाब से तो पीने का पानी, टॉयलेट और बच्चों को स्कूल लाने वाली बस भी इसी में शामिल है। ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर बस को एक सुविधा मानते हैं, संसाधन नहीं। और यही तो नजरिए का फर्क है। सोचिए, अगर एक बच्चे के पास स्कूल पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग और टीचर भी उसके लिए बेकार हैं। क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, ये सब आता है। और दूसरी श्रेणी है सूचनात्मक सामग्री। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब वो चीजें जो सीधे सीधे ज्ञान देती हैं, जैसे किताबें, चार्ट, नक्शे। और आजकल के जमाने में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर भी। हाँ। और इसमें चॉक, डस्टर और स्टेशनरी जैसी छोटी छोटी चीजें भी शामिल हैं। इनके बिना शिक्षक अपना काम कैसे करेंगे? सही बात है। और तीसरी श्रेणी में बस और हॉस्टल जैसी अन्य सहायक सुविधाएं आती हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम तो समझ आ गया, पर यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। एक अच्छी बिल्डिंग, साफ सुथरे क्लासरूम होने चाहिए, ये तो सब मानते हैं, पर क्या ये सीखने की प्रक्रिया पर वाकई इतना गहरा असर डालते हैं? आखिर इतिहास के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक किसी एयर कंडीशन क्लासरूम में तो नहीं पढ़े थे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। सोचिए, जब एक बच्चा हर रोज एक ऐसी क्लास में आता है जहां दीवारें टूटी हैं, पंखा नहीं चलता और बैठने के लिए टूटी फूटी बेंच है, तो हम अनजाने में उसे एक संदेश दे रहे हैं। संदेश ये है कि तुम और तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। ये उसके आत्मसम्मान पर सीधा असर डालता है। मतलब ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। ये मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बिल्कुल। एक साफ सुथरा, व्यवस्थित और संसाधनों से भरा स्कूल बच्चों को ये महसूस कराता है कि समाज उनकी शिक्षा को महत्व देता है। इससे उनमें अपने स्कूल के प्रति गर्व और अपनेपन की भावना पैदा होती है। और जब ये भावना आती है तो सीखने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। और दस्तावेजों में एक बात पर बहुत जोर है कि इससे सीखना मजेदार और इंटरैक्टिव बनता है। रटने की जगह असल में समझने का मौका मिलता है। और आज के जमाने में यही सबसे जरूरी है। आप एक मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में किताब में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा लैब में जाकर उसका 3D मॉडल देखता है या प्रोजेक्टर पर उसका वीडियो देखता है, हाँ, तो वो ज्ञान उसके दिमाग में छप जाता है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला या एक डिजिटल क्लासरूम सीखने को जीवंत बना देते हैं। ये बात तो सही है। तो मान लिया कि ये संसाधन बहुत जरूरी हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहां सरकार या किसी संस्था ने लाखों के कंप्यूटर तो दे दिए, पर वो आज तक डब्बों में बंद पड़े हैं या धूल खा रहे हैं। तो सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं है, उनका मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग चुनौती है ना? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बेहतरीन संसाधन भी बिना सही प्रबंधन के कूड़े के बराबर हैं। हमारे दस्तावेजों में इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत दिए गए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला सिद्धांत है रख रखाव, मेंटेनेंस। वो क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था में खरीदने पर बहुत जोर होता है। एक नया कंप्यूटर लैब बनाने में बड़ा नाम होता है, उद्घाटन होता है, तस्वीरें खिंचती हैं।
लेकिन 2 साल बाद जब किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या माउस खराब हो जाता है तो उसे ठीक कराने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं होता। यही वो खाई है जहां अच्छे इरादे और निवेश दोनों दम तोड़ देते हैं। तो पहला सिद्धांत हुआ योजना और दूसरा रखरखाव। जी। और क्या है? एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है लचीलापन। आज जो तकनीक काम की है वो 5 साल बाद पुरानी हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी जगहें और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसे भविष्य में आसानी से बदला जा सके। अच्छा। जैसे ऐसी क्लासरूम बनाना जहां फर्नीचर को अलग अलग ग्रुप एक्टिविटी के लिए आसानी से रीअरेंज किया जा सके। चौथा है जवाबदेही, यानी हर चीज का रिकॉर्ड रखना। ये सिर्फ चोरी पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए है कि हमारे पास क्या है, उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है और हमें आगे क्या चाहिए। और 5वां सिद्धांत शायद सबसे बुनियादी है, सुरक्षा। हाँ, और ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। स्कूल की इमारत, बिजली के तार, खेल के मैदान के झूले, हर चीज बच्चों के लिए 100% सुरक्षित होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अगर माँ बाप को स्कूल में अपने बच्चे की सुरक्षा का डर है तो वो उसे वहां भेजेंगे ही नहीं। ये 5 सिद्धांत योजना, रखरखाव, लचीलापन, जवाबदेही और सुरक्षा किसी भी स्कूल के भौतिक संसाधनों की रीढ़ है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू दस्तावेजों में मिला, स्कूल की बिल्डिंग के डिजाइन को लेकर। उसमें लिखा है कि बिल्डिंग का आकार आई, एल, यू या ई शेप में हो सकता है। मुझे लगा ये सिर्फ आर्किटेक्चर की बात होगी, लेकिन इसका भी शिक्षा से कोई लेना देना है क्या? सीधा लेना देना है। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक पूरी पेडोलॉजी है, यानी शिक्षण का विज्ञान है। सोचिए, एक लंबी सीधी आई शेप की बिल्डिंग में गलियारा अंधेरा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन यू या ई शेप की बिल्डिंग में बीच में खुला आंगन बन जाता है। अच्छा। इससे हर क्लासरूम में 2 तरफ से रोशनी और ताजी हवा आ सकती है। साथ ही उस आंगन का इस्तेमाल सुबह की प्रार्थना, नाटक या दूसरी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इसका मकसद ही एक ज्यादा खुला, हवादार और सेहतमंद माहौल बनाना है। वाह, मतलब बिल्डिंग का आकार भी बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सोचा जाता है। ये कमाल है। अच्छा, इन दस्तावेजों में मुझे जो सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट लगा वो है बाला, BALA, यानी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। सच कहूं तो ये सुनने में लगभग जादुई लगता है। और ये है भी। ये एक ऐसा विचार है जो पूरे खेल को बदल सकता है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। स्कूल की इमारत सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें न होकर खुद में एक खुली किताब बन जाए। बच्चों के आसपास का पूरा वातावरण ही उनके लिए एक सीखने का साधन बन जाता है। इसके कुछ उदाहरण तो इतने शानदार हैं, जैसे क्लासरूम या बरामदे के फर्श पर अलग अलग कोण, मतलब एंगल्स पेंट कर देना। बच्चे चलते फिरते, खेलते कूदते समकोण और न्यून कोण सीख रहे हैं। गणित की क्लास अब सिर्फ कॉपी पर नहीं बल्कि पूरे स्कूल में हो रही है। बिल्कुल। या फिर क्लास के दरवाजे पर एक बड़ा सा चांदा, प्रोट्रैक्टर, पेंट कर देना। जब दरवाजा 90 डिग्री पर खुलता है तो बच्चे कोण को असल में बनते हुए देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। ये रटने से लाख गुना बेहतर है। मैं एक बार उत्तराखंड के एक छोटे से स्कूल में गया था। उन्होंने स्कूल की सीढ़ियों पर गिनती और पहाड़े लिख दिए थे। अच्छा। बच्चे दिन में 10 बार उन सीढ़ियों से चढ़ते उतरते थे और उन्हें खेल खेल में सब कुछ याद हो गया था। कोई अतिरिक्त खर्च नहीं। बस एक शानदार आइडिया। बस। और भी उदाहरण है, जैसे खिड़की की लोहे की ग्रिल का इस्तेमाल भिन्न, मतलब फ्रैक्शंस सिखाने के लिए करना, या आंगन के फर्श पर भारत का नक्शा बना देना ताकि बच्चे लंच ब्रेक में खेलते खेलते राज्य और उनकी राजधानियां सीख जाएं। यही बाला का जादू है। ये इस महंगी सोच को चुनौती देता है कि सिखाने के लिए हमेशा महंगे गैजेट्स या उपकरण ही चाहिए। ये दिखाता है कि हम अपने मौजूदा संसाधनों का ही रचनात्मक उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को कितना रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं। पर क्या ये असल में काम करता है, या ये सिर्फ दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स करके अच्छा महसूस करने का एक तरीका है? क्या दस्तावेजों में इस बात का कोई सबूत है कि इससे सीखने के नतीजे सच में बेहतर होते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, बाला कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने दीवारों पर पेंट किया और बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं। दस्तावेज भी ये साफ करते हैं कि इसकी सफलता 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, शिक्षकों की ट्रेनिंग। उन्हें यह सिखाना होगा कि इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल अपने रोज की पढ़ाई में कैसे करना है। दरवाजे पर बना चांदा तब तक बेकार है जब तक गणित के टीचर उसे अपने पाठ का हिस्सा न बनाएं। सही बात है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मानसिकता में बदलाव। बाला का असली फायदा तब होता है जब सीखना क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकलकर पूरे स्कूल में फैल जाता है। इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि ये सीखने को अमूर्त, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, से ठोस, मतलब कॉन्क्रीट बना देता है। अच्छा। जब बच्चा कोण,
को सिर्फ कॉपी में नहीं बल्कि दरवाजे में देखता है तो वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो हाँ, ये सिर्फ एक फील गुड चीज नहीं है, ये सीखने के विज्ञान पर आधारित एक ठोस तरीका है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये शीशे की तरह साफ है कि एक स्कूल सिर्फ शिक्षकों और छात्रों की बिल्डिंग नहीं है। उसकी दीवारें, उसका फर्नीचर, उसकी लैब, ये सब सीखने की प्रक्रिया के मूक लेकिन बहुत शक्तिशाली भागीदार हैं। बिल्कुल। हमने समझा कि ये संसाधन क्या हैं, ये क्यों जरूरी हैं, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि बच्चों के आत्मसम्मान और सीखने के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए। फिर हमने उनके प्रबंधन की चुनौतियों और सिद्धांतों को देखा, जिसमें रखरखाव सबसे बड़ी अनदेखी कड़ी है। और अंत में हमने बाला जैसे क्रांतिकारी विचार को समझा, जो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा संसाधन हमारी अपनी रचनात्मकता है। ये दिखाता है कि कैसे स्कूल की बेजान इमारत को ही एक शिक्षक में बदला जा सकता है। ये पूरी बातचीत इस एक सोच को मजबूत करती है कि भौतिक ढांचा शिक्षा की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा है। सही कहा, यह सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, ये खुद कहानी का एक पात्र है। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हमारी जिंदगी में आ रही हैं। ऐसे में आने वाले दशक में एक स्कूल के लिए भौतिक संसाधन की परिभाषा कैसे बदलेगी? ये आज के दौर का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य का ब्लैकबोर्ड एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होगा? क्या भविष्य की बिल्डिंग क्लाउड पर बना कोई डिजिटल स्पेस होगी जहां बच्चे दुनिया के किसी भी कोने से एक साथ पढ़ सकें? मुझे नहीं लगता कि भौतिक स्कूल खत्म होंगे, लेकिन उनकी भूमिका जरूर बदलेगी। शायद भविष्य का स्कूल एक ऐसी जगह होगी जहां भौतिक और डिजिटल दुनिया एक दूसरे में घुल मिल जाएंगी। सोचिए, बाला के तहत दीवार पर बने भारत के नक्शे पर आप एक टैबलेट पॉइंट करें और हर राज्य का इतिहास और संस्कृति उस पर जिंदा उठे। ये एक ऐसा भविष्य है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।